चलिए बेटे, अब हमने कंपैरिजन से स्टार्ट करना है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हमें कंपैरिजन करना है। जस्ट एक मिनट निकालने थे टॉपिक। ओके, तो अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान जो है हमें कंपैरिजन करने। हाँ मेरा बेटा, जब हम बात करते हैं मैसेज की, तो दो मैसेज में जो फोर्स मौजूद होती है उस फोर्स को मेरा बेटा हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। और जो फोर्स चार्जेस के दरमियान हो वो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। अगेन, मैसेज के दरमियान जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसके बारे में जो लॉ दिया था वो न्यूटन ने दिया था, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलम्स ने लॉ दिया था, जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है, जो कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी था। अब यहाँ पे जब मैसेज की बात की जाए तो मैसेज में जो फोर्स थी वो सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स है। लेकिन अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। सो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह की फोर्सेस चार्जेस में मौजूद हैं, लेकिन मैसेज में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन मौजूद है। अब बेटे, इनकी कुछ कंपैरिजन में सबसे पहले कंपैरिजन आ गया फार्मूला का। दो मैसेज के दरमियान फोर्स ग्रेविटेशन लॉ, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कूलम्स लॉ। दोनों इनफाइनाइट रेंज तक वैलिड होते हैं। जी की अगर बात करें तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल। लेकिन के 9 × 10⁻⁹ होता है, मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 होता है। नेचर की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो ये अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी है। डिपेंडेंस की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, लेकिन चार्जेस में आपने देखा कि हम मीडियम पे डिपेंड करते हैं। कभी हम बात करते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो, कभी हम कहते हैं अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई और फ्री स्पेस ना, कोई और मीडियम आ जाए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, वो रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डिक्रीज होती है। ये बात की थी। रिलेटिव स्ट्रेंथ की जाए तो मैसेज के दरमियान जो फोर्स है वो एज कंपेयर टू द चार्जेस हमारे पास वो क्या होती है, फील्ड विद द मैसिव ऑब्जेक्ट, बड़े हैवियर ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व या डिटेक्टेबल होती है, स्मॉलर में। और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एट दी क्लोज रेंज। अगला जो मेरा बेटा, हमारा इसमें कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। जी जी, वही करने जा रहे हैं बेटे। इसके बाद वो है मिल्किन एक्सपेरिमेंट। ओके, चार्ज on an electron by Millikan's method. Okay, 1909 में रॉबर्ट ए मिलिकन साइंटिस्ट का नाम था, रॉबर्ट ए मिलिकन। इन्होंने डिवाइस किया एक टेक्निक को टू मेक प्रिसाइजली द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। डिवाइस
a technique, precisely the charge on electron, एक टेक्निक बताई to find the charge on an electron by using oil droplets, by using oil drops and by suspending in electric field. और उनको कहाँ सस्पेंड किया? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टैटिक रखना, दो फोर्सेस प्रोवाइड करके, जैसे यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है इलेक्ट्रिक और सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया बेटा? अब ये तो सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन था। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा कि फिनोमेना क्या था, ये रे डायग्राम क्या है। सबसे पहले हम उसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कंटेनर वो चैम्बर लिया, यहाँ पे लाइट सोर्स है, उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, दो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कन्वेक्स लेंस से लाइट ट्रेवल करने के बाद कन्वर्ज कर जाएगी। ये लाइट सोर्स हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि, और यहाँ पे अंदर एक माइक्रोस्कोप है। अब मेरा बेटा हमने करना क्या है, हम एक एटमाइजर लेंगे, एटमाइजर से आप कुछ ड्रॉपलेट्स स्प्रिंकल करोगे, फैलाओगे ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब ये ऊपर वाली प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और नीचे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब डेफिनेटली ड्रॉपलेट्स का कुछ ना कुछ मैच भी होगा। इस विंडो के दरमियान ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी का नाम दे देते हैं। अब इस होल में से या इस विंडो में से जब एक ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा, हम एक ही बात कर लेते हैं। अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स है जी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये डाउनवर्ड जाएगा। ग्रेविटी तो हमेशा क्या करती है मेरा बेटा? ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ड्यूरिंग द मोशन एक ऐसा टाइम आएगा कि इस पे लगने वाली चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे बेटे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो चार्ज पे लग रही है, यही एक मेन चीज है जिसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले कहा था, अपने वो सस्पेंड करेंगे चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जब दोनों इक्विवेलेंट होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से एफ कैलकुलेट करना हो तो ये क्यू और ई का प्रोडक्ट आएगा। तो सिंपली मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू ई इज इक्वल टू, और ये फोर्स वेट के इक्वल है तो ये हमारे पास mg आ जाएगा। अब हमें बड़े अच्छे से पता है कि ई का हमने ये भी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट v ओवर डी। जब दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को v ओवर डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं q इंटू वी ओवर डी और इधर आ गया mg। क्योंकि हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम q को एक तरफ रखते हैं, बाकी को शिफ्ट करते हैं, तो q विल बी इक्विवेलेंट टू mg d ओवर v आ जाएगा। चार्ज आ गया हमारे पास mg d ओवर v। अब v की वैल्यू, v है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, m इज द मास, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड d हमारे पास यहाँ पे जो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वही d आ जाएगा। दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम v कह देंगे। सो वी विल अलाउ द ड्रॉपलेट टू फॉल फ्रीली। हम ड्रॉपलेट को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर सकता है ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर ले। और कांस्टेंट वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हुए अटेन करता है, उस वेलोसिटी को आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं।
ड्रॉपलेट मूव तो कर रहे हैं बट विद टर्मिनल वेलोसिटी। वहां पे भी आपको याद हो तो वहां पे भी आपने एक ड्रॉपलेट की ही बात की थी, और अपवर्ड लगने वाली फोर्स और एयर रेजिस्टेंस जिसे आप कहते थे, या उसका वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, दे बोथ आर इक्वल, वो दोनों एक एक जितने थे। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता था जिसे हम नाम देते थे टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और उसका वेट, ये भी दोनों इक्विवेलेंट हैं। ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, एंड एफ जी हमारे पास आ गया एम जी। यहां से 6 पाई ईटा आर वी टी। मैस को एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना था, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट क्या होगा, तो ये सारी कहानी सिर्फ मैस के लिए की जा रही है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो की जगह पे हम लिख देते, मैस की जगह पे लिख देते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो ये, जो वॉल्यूम होगा हमारे पास 7 GB आ रहा है बेटे। वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट होता है 4/3 पाई r क्यूब, स्फेरिकल शेप में है, साथ हमारे पास क्या आ रहा है जी। तो ये बन गया 6 पाई ईटा r v t। यहां से r की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये बनेगी आपके पास 9 ईटा v t मल्टीप्लाई करने से 2g ρ। सिर्फ r को अलग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये r और ये एक सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, तो r इसके इक्विवेलेंट आएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए r स्क्वायर हम ये करेंगे। तो अब हमारे पास q की वैल्यू जो पीछे हम लोगों ने इक्वेशन बनाई वो क्या है, q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की, n रिप्रेजेंट करता है नंबर को, कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब यहां से हम स्टेप बाय स्टेप वापस भी जा सकते हैं जी। अगर आपके पास r की वैल्यू है, r की वैल्यू होगी तो आप मेरा बेटा इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे मैस की। तो आप रिवर्स जाओगे तो मैस आ जाएगा, तो g पहले था, d की वैल्यू भी पता थी, v की वैल्यू भी पता थी, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। इसी तरह 3 होंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, अप टू सोने से चलता जाएगा। तो आप प्रिसाइजली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मोर प्रिसाइजली, कि एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। जी बेटे क्लियर है। इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहा जाता है, और इसमें एलिमेंट्री इसलिए भी कहते हैं, कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो तो आधे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती, एक चार्ज, दो चार्ज या 3 चार्ज की बात करते हैं। आगे बेटे बात करते हैं हम कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। कैपेसिटर किसे कहा जाता है? कैपेसिटर a device, yeah, it is a device which is used to store electric charge or electrical energy. A device which is used to store charge, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, to store electric charge और electrical energy। चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से स्टोर होती है, कहां पे होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर और उसकी टाइप्स की। मेजर 2 टाइप्स होती हैं, एक है जी फिक्स्ड और दूसरे आपके पास वेरिएबल। ऐसा चार्ज जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड हो उन्हें फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, जिनकी कैपेसिटेंस वेरी कर सके उन्हें वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। तो मेजर 2 टाइप्स आ गई, एक फिक्स्ड और एक आपके पास वेरिएबल। एलसी सर्किट में हम बेटा के बारे में, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ऐसा कैपेसिटर जिसकी फॉर्मेशन की जाती है, 2 डिफरेंट मेटल प्लेट्स लेते हैं,
दरमियान में डिस्टेंस टी रखा जाता है, लाइक इंसुलेशन है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और दरमियान में इंसुलेशन के लिए एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकती है, या दरमियान में कोई भी इंसुलेटर मीडियम। एक तरफ से आप इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देते हैं। हाँ, अगर आप कोई स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ मेरे बेटे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्योंकि ये मेटल्स हैं, इन मेटल में पड़े इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस प्लेट पे सारा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज अपेयर होगा? नेगेटिव। ये बात जरा ध्यान से याद रखिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव जा रहा है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करता है तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लेट 1 पे, और प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर आप देखें तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो पोटेंशियल डिफरेंस है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इंसुलेशन है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज स्टोर हो सकता है। इस चार्ज को हम क्यू का नाम दे देते हैं। अब जितना ज्यादा, अब बेसिक इक्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। बेसिक इक्वेशन ये बताती है कि जी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा V होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब अगर आप इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ बनाए Q और V में, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है कि जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान जो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और आप उनके दरमियान एक ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। मेरा बेटा, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करो तो स्लोप हमें देगा वैल्यू Q ओवर V, और इस स्लोप को कैपेसिटेंस कहा जाता है। ग्रेडियंट या स्लोप को C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये बात आप ग्रेड 10 में भी पढ़ते हो, तो C भी डायरेक्टली लिख देते हो। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और अगर मैं C की वैल्यू देखूं तो C एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई? जैसे जैसे क्यों इंक्रीज करेगा, दो प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, तो रेशियो तो हमेशा सेम रहेगी। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फेरेड होता है, और ये फेरेड किसके इक्विवेलेंट आता है? कूलम पर वोल्ट के। फेरेड एक बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट है। तो हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, या फिर मेरे बेटे हम यूज करते हैं पिकोफेरेड। ये इसकी बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस है। इसका मतलब यहां से ये बात पता चल रही है कि अगर आप V और Q बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं कर सकती बाय चेंजिंग दीज पैरामीटर्स। इनको चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ यकीन, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो C Q बढ़ रहा है तो रेशियो सेम रहेगी। तो इसका मतलब अगर हमें कैपेसिटेंस चेंज करनी है तो हमें कुछ और करना होगा। और कुछ और करने का मतलब ये है हमें इसकी डायमेंशन, इसकी ज्योमेट्री चेंज करनी होगी, एरिया चेंज करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स को चेंज करना होगा, तो जाके हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगी। जैसे कि अब इसकी बात करते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q ओवर V। हमारे बेटे Q हमारे पास चार्ज है, ये दो पैरामीटर्स हैं। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमने इनको इस फॉर्म में लिखना है कि इनके फॉर्मूला में एरिया या डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आ जाए, ताकि हम कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। अब मेरे बेटे एक नई टर्म सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी जनरल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात की जा रही, कितने एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इससे अगर यहाँ से Q की वैल्यू को अलग किया जाए तो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा ए।
क्यों हमारे पास सिग्मा ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात करें, ई हमने पढ़ा वी ओवर डी के इक्विवेलेंट, यहां से वी को अलग करें तो यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया। तो हमने एरिया और डिस्टेंस की फॉर्म में, इन जनरल में कह सकते हैं ज्योमेट्री की शेप में क्यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ई हमारे पास वी ओवर डी है, वी को हमने ई डी लिखा, ई डी, ये हमारे पास मेरा बेटा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट भी आता है। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, अगर हम वी की वैल्यू लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बिटवीन दी टू प्लेट्स। अब वी हमारे पास देखा जाए तो ये बन जाएगा ई की वैल्यू को अगर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट पुट करें यहां पे तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू और इधर आ गया हमारे पास q की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। मेन इक्वेशन थी c इज इक्वल टू q ओवर v। q है हमारे पास सिग्मा a और v है हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब मेरे बेटे यहां पे सिग्मा सिग्मा से कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, a एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली जो डायरेक्टली रिलेट कर रही है एरिया ऑफ द प्लेट के साथ, डायरेक्टली रिलेट कर रही है मीडियम के पास और इनवर्सली रिलेट कर रही है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अब यहां पे एक चीज और वो ये है कि ये जो सी है ये वैक्यूम में, मतलब देयर इज एयर आर स्पेस बिटवीन दी टू प्लेट्स। लेकिन अगर कोई मीडियम इस्तेमाल कर लिया जाए तो यही फॉर्मूला बन जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इसलिए ऐसा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। अब सुन ली, अगर दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब समटाइम एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम विल बी इक्वल टू। तो दोनों की वैल्यूज को सामने रखें, सी मीडियम आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, सी वैक्यूम आपके पास आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इज इक्वल टू डी डी से कैंसिल, ए से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट आर। और जनरली किसकी इक्विवेलेंट आया, यह सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम की। तो ये भी कह सकते हैं सी मीडियम की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सी वैक्यूम की वैल्यू को उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर दो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान सिर्फ वैक्यूम होगा तो सी वैक्यूम आएगा, लेकिन अगर कोई मीडियम इस्तेमाल कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को हमने देखा था कि वो डिक्रीज कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा जो चीज इंक्रीज कर रही है वो क्या इंक्रीज कर रहा है आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम वो इंक्रीज कर जाएगी। जी बेटे क्लियर है ये? ओके आगे बात करते हैं हम डाइपोल्स की। डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले बेटा बात की जाती है डाइपोल की। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले डाइपोल बेटे, टू इक्वल
एंड ऑपोजिट चार्जेस, दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्जेस को, डिफरेंट नेचर के चार्जेस को सेपरेट किया जाए बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे पॉजिटिव है जैसे आपके पास नेगेटिव है, से पॉजिटिव चार्ज ऐसे नेगेटिव चार्ज, अगर इन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो इसे कहते हैं डाइपोल। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, अगर हमने स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करी डी, देन दे फॉर्म्स अ डाइपोल। और उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, इस चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ either charge and distance between charges is called dipole moment। वैसे मेरे बेटे हम नाम देंगे डाइपोल मोमेंट का। प्रोडक्ट ऑफ either charge and distance between charges is called dipole moment। अब यहाँ पे आते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो भी आप मीडियम इस्तेमाल करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इंसुलेटर की सराउंडिंग में, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डाइपोल मौजूद है। लेकिन ये तो बहुत कम डिस्टेंस से डाइपोल भी नहीं कह सकते क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसकी सराउंडिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ से पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरी तरफ से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब इस तरफ मैं पॉजिटिव प्लेट्स रख देता हूँ, मतलब ये चीज जानना चाह रहे हैं कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाता है या कोई इंसुलेटर यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है। तो ये देखें जी, ये डाइलेक्ट्रिक था। अब आपने दो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जब इसको रखा तो होता क्या है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे, नेगेटिव इस तरफ आएगा, पॉजिटिव दूसरी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। जैसे पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, सॉरी ये की है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो होता क्या है, अब कॉमन सेंस की बात है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और C तो केवल V के इक्वल भी होता है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आ रहा है ये XT। लेकिन अगर आप उसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक का फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आपने कैलकुलेट करना है नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल माइनस डाइलेक्ट्रिक। तो जब एक्सटर्नल में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो टोटल डेफिनेटली कम हो जाएगा। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ई की वैल्यू कम होगी तो ई इक्वल होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इस लिहाज से सिग्मा की वैल्यू भी फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। जब सिग्मा कम हो रहा है तो वी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई डी, तो ई वी कम हो रहा है तो फिर वी भी कम हो रहा है। और जब v कम हो रहा है तो इस फार्मूला में देखिए जब v कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। v कम होने से कैपेसिटेंस क्या कर रही है मेरा बेटा, इंक्रीज कर रही है। तो ये रीजन थी कि जब दो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मेरा बेटा, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। जी बेटे क्लियर है ये, क्वेश्चन पूछना बेटा इसके बारे में तो पूछे। तो इसका लास्ट टॉपिक ही रह गया कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग और एनर्जी वाला, और उसके साथ अच्छा मुझे ये बताइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करने, तो क्वेश्चन पूछना है, यहाँ तक पूछे।
फिर इश्यूज, हाँ ये भी हो सकता है वो बार बार, लेकिन हम साइड बाय साइड कर लेंगे। जैसे कि चैप्टर कल खत्म होगा तो साथ हम उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या है बेटे। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक तो पूछ ले। चलो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये स्पीड ठीक है? रेता बेटा ये स्पीड ठीक है? सेटिस्फाइड हैं आप? जी बेटे, फिर परेशान ना हुआ करें, ये होता है वेरी फर्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन किसी से पढ़ते हैं तो लगता है बंदा कहीं भाग ही ना जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रिलैक्स रहा करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा पेपर भी।